आज हम अकाउंट्स की तीसरी वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पूरे चैप्टर में हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में समझना है कि ये क्या होते हैं। तो जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि जो भी नॉर्म्स और रूल्स जो हम अकाउंट्स के बनाते हैं, दैट इज द नॉर्म्स रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूलेज में यूज करते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, वैसे ही अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स 3 होते हैं पूरे वर्ल्ड अकॉर्डिंगली। इसके सिर्फ 3 ही फीचर होते हैं। सबसे पहला होता है ये मैन मेड है, ठीक है। इसको हमने खुद से बनाया है, ये दुनिया मतलब आसमान से टपक के नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहला ये मैन मेड है। उसके बाद ये क्या है, ये दूसरे फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं मतलब कि ये ईजी होते हैं चेंज करने के लिए, कभी भी एक तरीके से स्टैटिक नहीं रहते। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होते जाती है वैसे वैसे ये चेंज होते जाते हैं। तीसरा है ये जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली एक्सेप्टेड है मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फॉलो किए जाते हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मैन मेड मतलब उसको बना सकते हैं और उसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगराइजेशन की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पूरे वर्ल्ड वाइड 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। 2 बेसिस पे कैटेगरीज दिखाई गई हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इस चैप्टर में हम जो मेजर फोकस रहेगा वो दोनों पे ही करने वाले हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को जो कन्वेंशन है उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे कि चैप्टर में क्या बताया गया है इसके बारे में। दोनों ही देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी थ्योरीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती है, 12th के बाद भी ये सब चीज़ों को पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा गाइस, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो भी फॉलो किया जाएगा, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, ये सब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर में पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी कि ये ट्रेडिशंस है जो कि अकाउंट्स में पहले से ही फॉलो किए जा रहे हैं। दे आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कुछ ऐसी प्रथाएं जो पहले से चलती जा रही हैं उसको आज भी टिल डेट फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब गाइस इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन में। तो गाइस अब हम करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के 3 टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में 3 कंसर्न्स, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है गोइंग कंसर्न, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी और तीसरा होता है एक्रूवल, ठीक है। गोइंग कंसर्न इसका मतलब क्या होता है। गोइंग का मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि चलते रहना, और कंसर्न यहाँ पे कंसर्न का मतलब होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को बोला जाता है। तो हम गोइंग कंसर्न में हम ये समझते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय के लिए चलता जाए। ये भी एक तरह का एजम्पशन है, क्योंकि हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं कि ये एजम्पशंस होते हैं। तो गोइंग कंसर्न में हम ये समझते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे से लंबे समय के लिए चलता जाए। ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो चलती रहे, कंसर्न बिजनेस एंटरप्राइज गोइंग जो चलता रहे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अगर आप अकाउंटेंट है तो आप सबसे पहले एजम्पशन क्या लेने वाले हैं, वो ये है कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो लंबे समय के लिए चलता जाए। तो मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ठीक है। यही कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय के लिए, ये नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन हम ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए चलेगा एंड हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने का। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहला डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम जितनी भी एसेट्स रहते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब ये होता है कि जो लंबे समय के लिए एसेट्स चलने वाले हैं, जो 1 साल से ज्यादा के समय के लिए काम आने वाले ऐसे एसेट्स को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और करंट एसेट का मतलब कि जो हमारे साथ साल भर के लिए सिर्फ रहने वाला है वो, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही, इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में
जो डिफरेंस है उसको जान पाते हैं कि फिक्स्ड एसेट कौन सा है, करेंट एसेट कौन सा है। Next point, distinction between capital expenditure and revenue expenditure are made because of this concept. इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम सिमिलरली एसेट्स के जैसे ही कैटेगराइजेशन करते हैं कि कौन सा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल यानी कि जो लंबे समय के लिए, एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि छोटे टर्म के लिए, एक साल से कम या एक साल तक के ही किए जाते हैं उसको बोलते हैं। तो हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का जो मेजर डिस्टिंक्शन है उसको पहचान पाते हैं। अब गाइस आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट टाइप है काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, कंसिस्टेंसी, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का दूसरा जो टाइप मैंने बताया था दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब तो हम सब जैसे कि जानते हैं कि जो एक जैसा चलता हो और जिसमें चेंज ना आए वो। ठीक है, यानी कि हम कंसिस्टेंट हैं, हम रोज रोज एफर्ट लगा रहे हैं, हम रोज रोज पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हम कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी से हमारा क्या लेना देना है इसके बारे में समझते हैं। हम इसमें ये समझते हैं कि हम जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस इस साल करने वाले हैं, सेम प्रैक्टिस को हम ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करने वाले हैं, सेम तरीके से, सेम मेथड से। ठीक है, दैट इज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, द सेम मैनर इन द सेम वे। ठीक है, हम ईयर आफ्टर ईयर जितने भी मेथड्स हैं उनको सेम तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। इसका कोई एग्जांपल, हाँ, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हम मशीन्स पे एक टर्म लगाते हैं, एक चीज लगाते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि एक सब क्या होता है, लेकिन हम अभी ब्रॉडली देखा जाए तो डेप्रिसिएशन के सिर्फ दो टाइप्स होते हैं जिसमें हम अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। दैट इज पहला मेथड है एसएलएम और दूसरा होता है डब्ल्यूडीवी। ठीक है, तो हम अगर ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम है, तो एसएलएम के मेथड में हम ये समझेंगे कि हम अपने मेथड को चेंज नहीं करने वाले हैं। हम ईयर आफ्टर ईयर अपनी मशीन में यही मेथड को फॉलो करके डेप्रिसिएशन करते जाएंगे उस मशीन का। डेप्रिसिएशन यानी कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को घटता हुआ दिखाई देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एसएलएम मेथड को यूज किया। अब हम चाहते हैं कि हम एसएलएम मेथड को चेंज करके डब्ल्यूडीवी मेथड को यूज करें। तो ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को कब कब चेंज कर सकते हैं, उसके मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है इफ लॉ एक्वायर्स और इफ लॉ रिक्वायर्स। जब हमको लॉ बोलता है कि आप अपने मेथड को चेंज कीजिए, तब हम ऐसे केस में क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर देंगे। दूसरा, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर, हमारे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ये जरूरत बन गई है कि हमको मेथड चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रैक्टिस में चेंजेस ला सकते हैं। तीसरा, फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें कुछ अच्छे परफॉर्मेंस लाना, कुछ उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भी कभी कभी जो बिजनेस का अकाउंटेंट रहता है वो अपने मेथड्स में चेंजेस लाता है, वो अपने प्रैक्टिसेस को चेंज कर देता है। तो हमारे ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का तीसरा पार्ट था वो। तब तक क्या आप इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के तीसरे टाइप पे, दैट इज एक्रूअल। ठीक है, हमने पढ़ा था तीसरा टाइप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का एक्रूअल होता है। तो हम एक्रूअल में इस टर्म से हम क्या समझते हैं, चलिए इसके लिए हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने एग्जांपल में ये एज्यूम किया कि सपोज हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि ऐसा ईयर जो कि 1 अप्रैल से चालू होता है और ईयर एंड कब होता है, वो है 31 मार्च। ठीक है, तो हमने एक फाइनेंशियल ईयर एज्यूम किया है दैट इज 1 अप्रैल 2015 का और उसको एंड किया 31 मार्च 2016 में। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साल भर में एक पर्सन था राम नाम का
जिसने 26 मार्च को 10,000 रुपए की कुछ गुड्स हमसे खरीदे थे। अब ये इस 10,000 के गुड्स को खरीद तो लेता है, लेकिन बोलता है कि इसकी पेमेंट मैं बाद में करूंगा, जो कि ये इसकी पेमेंट करता है 3 अप्रैल 2016। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये हमारे जो 10,000 के गुड्स हैं जो इसने खरीदे हैं वो क्या है इसके लिए, वो है क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिट परचेज का मतलब ये होता है कि जो उधार में खरीदे जाने वाले गुड्स है उनको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि हमको अपनी जो बुक्स है, जो ईयर एंड होने के बाद जो हम अपनी बुक्स बनाते हैं, उसमें ये वाली जो एंट्री है कि राम ने हमसे गुड्स खरीदे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या तो उसको, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको 26 तारीख को जब उसने हमसे गुड्स खरीदे थे तब करना चाहिए, या तो फिर उस डेट को करना चाहिए जिस दिन उसने हमें पेमेंट की थी, दैट इज 3 अप्रैल 2016 को। हमारे पास अब दो ऑप्शन है। तो आप सोचिए अब एक्रूअल इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप कौन से चॉइसेस पे जाएंगे, ये या फिर ये। तो हमारा जो अकाउंट्स का जो रूल है वो हमसे कहता है कि हमें इसकी खरीदी हुई गुड्स की रिकॉर्ड कब करनी चाहिए, दैट इज 26 मार्च 2015 को। ठीक है, 26 मार्च 2015 को हमको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि जिस दिन उसने पेमेंट की है तब। क्यों? क्योंकि जब राम ने गुड्स खरीदे थे तब ये ट्रांजैक्शन वहां से बिगिन हुआ था। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमको ये बोलता है कि अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। ठीक है, यानी कि जब सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट यानी कि जब उसने हमको पे किया, हमें तब रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें रिकॉर्ड कब करना है, जब उसने हमसे गुड्स खरीदे, जब हमने उससे कुछ ट्रांजैक्शन करी, यानी कि पैसे के बदले में या हम कुछ खरीद रहे हैं या हम कुछ बेच रहे हैं। ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने राम को गुड्स बेचे थे 10,000 रुपए के, तो हमारी बुक्स में एंट्री होएगी, यस होगी। ठीक है, ये होता है एक्रूअल का मतलब। नाउ अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपनी वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अपने आप को ऐसी वीडियोस से घेरे रखने के लिए मेरे बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, और मैं अच्छी वीडियोस और लाते रहूंगी आगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए। थैंक यू।